नमस्कार मित्रों, मैं हूं नितिन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। मित्रों, हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस सीरीज में चल रहे हैं। ठीक है, उसका चौथा जो अपना चैप्टर है वो देख रहे थे, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसका जो फिफ्थ सब पार्ट है दैट इज फ्लो ऑफ कंट्रोल, जिसमें हम लोग दो पार्ट देख चुके हैं, सीक्वेंस और ब्रांचिंग हम लोग देख चुके हैं। फाइनाइट रेपिटेशन या रिपीटेशन जो बोलते हैं उस पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब शेयर करें क्योंकि अपने लिए वही मोटिवेशन का काम है। राइट, तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो अपना फ्लो ऑफ कंट्रोल चल रहा था लास्ट पार्ट में और इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। आखिरी पार्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट 99.9%। ठीक है, चलिए, तो ये फाइनाइट रेपिटेशन वाले पार्ट को हम लोग अलग से लेते हैं और अलग से हम लोग इसको देखेंगे। चलिए, ये हमने सवाल देखा था क्लब और डायमंड वाला, वो है ये। और हम लोग अब यहाँ से फाइनाइट रेपिटेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें अपना टॉपिक का नाम क्या है, अभी जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज रेपिटेशन। रेपिटेशन, ठीक है। रेपिटेशन, अब रेपिटेशन का मतलब क्या होता है? जो रिपीट करना होता है इसका मतलब क्या होता है? तो रेपिटेशन मतलब है कोई भी चीज़ जो बार बार क्या हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है, मतलब बार बार वो चल रहा है, बार बार वही चीज़ हो रहा है। राइट, तो मान लीजिए अगर एक आपने देखा होगा कि 800 मीटर डैश होता है। ठीक है, तो 800 मीटर डैश में क्या होता है, ऐसा एक ट्रैक बना हुआ होता है, जो रनर है वो यहाँ से शुरू करता है और इसको इस मतलब ये 100 मीटर ऐसे हो गया है ना, 100 मीटर ऐसे हो गया, मतलब एक राउंड लगाता है 200 मीटर, यानी कि उसको 4 राउंड लगाने पड़ेंगे। तो वो क्या हुआ, 4 रिपीटिशन हुआ इस ट्रैक का। राइट, वैसे ही अगर आप एग्जांपल लेना चाहें कि भाई एक डेक ऑफ कार्ड है, अभी हमने कार्ड वाला प्रॉब्लम देखा था लास्ट पार्ट में, तो अपने पास 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें 52 कार्ड्स में से आपको 10 कार्ड्स निकालने हैं, 15 कार्ड्स निकालने हैं, 20 कार्ड्स निकालने हैं। तो आप क्या कर रहे हैं कि बार बार उसी प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक, वैसे ही समझ लीजिए कि अगर आपको बर्फ़ निकालने का प्रोसेस बोला जाए, आपको बर्फ़ होता है ना, बर्फ़ में ऐसा ये ट्रे कुछ बना हुआ होता है। ठीक है, वो क्यूब्स के लिए, और ये पूरा ट्रे होता है एक। तो आपको बर्फ़ निकालने के लिए सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो चेंज क्या होता है, बस बर्फ़ का पोजीशन चेंज होता है, बट प्रोसेस वही है कि नीचे से पुश करना है, थोड़ा पानी वानी डाल के पुश कीजिए, निकलता चला जाएगा वो। ठीक है, तो रेपिटेशन मतलब एक ही चीज़ जो बार बार हो रहा है। राइट, तो इसको कंप्यूटर के टर्म्स हम लोग रेपिटेशन नहीं बोलते हैं, इसको आइट्रेशन बोलते हैं। जब हम लोग कंप्यूटर में बात करेंगे कभी भी तो इसको आइट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग आइट्रेशन बोलते हैं, आइट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, आइट्रेशन मतलब रिपीटिशन। आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा है जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करें, बट अगर टेक्निकल आप हैं तो थोड़ा मतलब आइट्रेशन वर्ड आपको पता होना चाहिए और आपके मतलब वर्ड के यूजेस में भी होना चाहिए। ठीक है, अब आइट्रेशन करते कैसे हैं? एक ही चीज़ को मतलब जब हम रिपीट करने की बात कर रहे हैं तो वो करते कैसे हैं? तो इसको हम इम्प्लीमेंट किससे करते हैं? लूप से करते हैं, लूप से इम्प्लीमेंट करते हैं। लूप क्या होता है? तो लूप में वही चीज़ होता है कि एक आइट्रेशन को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका जो है वो लूप है। ठीक है, देखेंगे अभी थोड़ा और डिटेल में देखेंगे इसको। राइट, तो इसमें क्या होता है कि रिपीटिशन जो है या आइट्रेशन जो है वो हमारे पास हो सकता है कि नंबर ऑफ काउंट्स हमको पता हो। ठीक है, मान लीजिए कि आपने को कुछ रिपीट करना है, जैसे अभी आपको पता है मैंने 800 मीटर डैश था। ठीक है, 800 मीटर्स वाला जो रेस था उसमें अपने को पता था कि 4 राउंड लगाना है। ठीक है, अगर ऐसा कोई रेस कर दिया जाए कि कितना भी राउंड लगा, जो पहले मतलब जो मतलब थक के मतलब निकल गया वो निकल गया, जो लास्ट जो बच जाएगा, जो बिना थका हुआ रहेगा वो आपका जीत जाएगा। तो इस केस में क्या हो गया, हमको ये नहीं पता है कि कितने राउंड्स लगने हैं। मान लीजिए 5 खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, कि लास्ट वन सर्वाइविंग ऐसा कुछ करके नाम होता है। ठीक है, 800 मीटर डैश वगैरह कुछ नहीं नाम होता है उसका नाम क्या होता है उस रेस का, कि लास्ट मैन सर्वाइविंग, माने बाकी लोग थक के गिर चुके होंगे कहीं पर। तो ठीक है, तो 5 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें से क्या होता है कि 4 लोग जो है वो कहीं गिर के, मतलब कहीं नहीं, मतलब उसी ट्रैक पर कहीं पर हार गए होंगे, थक गए होंगे। एक आखिरी आदमी होता है जो वो करता है। अब इसमें हमको ये नहीं पता है कि मतलब कौन कितना राउंड लगा सकता है। स्टार्ट ऑफ रेस में आपको थोड़ी पता होगा कि मतलब फलना आदमी जो है वो 8 राउंड लगा लेगा, दूसरा आदमी चिल्ला आदमी जो है वो 10 राउंड लगा लेगा। तो हमको नहीं पता होता है। तो हमारे पास जो रिपीटिशंस हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला रिपीटिशन का तरीका क्या है कि नोन होता है, नोन नंबर ऑफ आइट्रेशन होता है, आइट्रेशन। ठीक है, हमको पता होता है कितनी बार हमको रिपीट करना है। दूसरा क्या हो जाता है, तो अगर नोन है तो क्या हो जाएगा, अननोन हो जाएगा, अननोन हो जाता है। ठीक है, अननोन नंबर ऑफ रिपीटिशन। बाकी सभी ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो हमको ये पता है कि अननोन नंबर भी हो सकता है, नोन नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हमको अननोन नंबर होते हैं तो आपको मतलब अभी तक तो नहीं आया है इसमें, अब ठीक है लास्ट क्लासेस में पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया मुझे नहीं पता है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको पता है कि कितने रिपीटिशंस करने हैं तो आप फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वाइल लूप यूज़ कर लेते हैं।
लेकिन जब आपको अननोन नंबर आपको ये करना होता है तब आपको वाइल ही टाइप का कुछ यूज़ करना पड़ेगा। फॉर वहाँ पर काम नहीं करता है, फॉर लूप जो होता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन का तरीका ऑब्वियसली मैंने आपको अभी कुछ देर पहले मेंशन किया इस चीज़ को, तो जब आएगा तब देखेंगे। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि रेपिटेशन जो है उसे हमको मैंने प्रोग्राम जब रन कर रहा है तब हमको ये भी पता हो सकता है कि कितनी बार रन करना है, और चाहे ये भी हो सकता है कि कितनी बार रन करना है वो हमको नहीं पता है। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में हम लोग देखेंगे। अब ये आइट्रेशन का एक फॉर्मल डेफिनेशन अगर देखा जाए, फॉर्मल डेफिनेशन क्या होता है, तो आइट्रेशन फॉर्मल डेफिनेशन होता है एग्जीक्यूशन ऑफ सम प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, ठीक है, रिपीटेडली till some specified condition is satisfied, ठीक है। तो तब तक आपको रिपीट करना है जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाइड होता है या नहीं है। जब हमको अननोन था तब वो क्या कंडीशन था कि कौन थक के सबसे लास्ट तक टिका हुआ रहता है, थकने के बाद भी लास्ट तक जो भी टिका हुआ है वो अपना, उस केस में हमको क्या होता है, कंडीशन क्या था कि जो नहीं थका वो विनर हो जाता है, राइट, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं अपने सवाल पे। तो अब इसको क्या है, थोड़ा हम लोग इम्प्लीमेंटेशन इसका देखते हैं, तो थोड़ा और आपको बेहतर आइडिया इसमें लगेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसमें जो पहला सवाल दिया हुआ है, पहला सवाल क्या दिया हुआ है, एक्सेप्ट 5 नंबर्स एंड फाइंड देयर एवरेज। ठीक है, एक्सेप्ट 5 नंबर्स एंड फाइंड एवरेज। ठीक है, 5 नंबर एक्सेप्ट कीजिए और उनका एवरेज फाइंड आउट कीजिए। अब इस केस में आपको पता है कि जो आइट्रेशन होगा वो चूंकि हमको 5 दे रखा है तो 5 ही बार होगा, मतलब ये नॉन नंबर्स ऑफ आइट्रेशन है, फिक्स नंबर ऑफ आइट्रेशन हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका क्या देखते हैं, फ्लो चार्ट देखते हैं, राइट। तो फ्लो चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो 5 नंबर का आइट्रेशन है, तो पहले तो फ्लो चार्ट का पहला स्टेप तो बहुत कॉमन है, दैट इज स्टार्ट। ठीक है, आपने स्टार्ट किया, उसके बाद आपने क्या किया इसमें कि आप काउंटर को सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, सी आउट को सेट करेंगे, सी आउट इक्वल्स टू 0, सम इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो काम हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, राइट। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा मतलब ये रेक्टेंगल क्यों यूज़ किया और पैरेललोग्राम क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे इनपुट नहीं हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू सेट कर रहे हैं, इनपुट ले नहीं रहे हैं। इनपुट लेना मतलब यूज़र जो इनपुट देगा उस केस में हम लोग वो पैरेललोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल ही बनेगा, क्योंकि रेक्टेंगल इसलिए बनेगा, ऑब्वियसली अब इस डिबेट में मत पढ़िएगा कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है, बट जब मैं पैरेललोग्राम बोल रहा हूँ यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेक्चर में, इस पर्टिकुलर पार्ट में, तो पैरेललोग्राम का मतलब ये वाला है अपना। ठीक है, इनपुट आउटपुट के लिए जो यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको मैं रेक्टेंगल बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस डिबेट में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। चलिए, तो अपना पहला ये हो गया स्टार्ट, सी आउट, इससे हमने क्या किया, सेट कर दिया वैल्यू। इनपुट हमने यूजर्स नहीं लिया, इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया है, सेट कर दिया है वैल्यू को। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो काउंट है वो 5 के बराबर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इज सी आउट इक्वल्स टू 5। ठीक है, 5 के बराबर हुआ है नहीं हुआ है, अगर हो गया है यस। ठीक है, अगर हो गया है तो ये मतलब लूप से बाहर निकल जाएंगे, और नहीं हुआ है तो नो। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते चलेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, नो हो गया, इनपुट नंबर लेंगे। हमको नंबर अब क्या है, हमको इनपुट लेना है। ठीक है, तो इनपुट नम। ठीक है, हमने नंबर क्या किया, अब ये यहाँ से क्या है, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि हमको ये जो अपना कंडीशन है वो परमिट कर रहा है कि आप नंबर इनपुट लीजिए। ठीक है, चलिए इनपुट नंबर ले लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। कंप्यूट कैसे करेंगे, वही रेक्टेंगल ब्रैकेट से कंप्यूट करेंगे। ठीक है, सम इक्वल्स टू सम प्लस नम।
ठीक है। अब ये सम इक्वल्स टू जीरो क्यों लिया था, क्योंकि अगर हम सम इक्वल्स टू जीरो नहीं लेंगे ना तो यहाँ जो सम रहेगा तो पहली बार में ये जो सम वैल्यू अपना उठाएगा वो कुछ से कुछ उठा लेगा, मतलब हैपरजर्डली कोई सा भी नंबर उठा सकता है, तो हमारा क्या होगा, आंसर गलत हो सकता है। इसलिए मैंने पहले स्टेप में सम को जीरो सेट किया था। ठीक है, सम इक्वल्स टू सम प्लस नम, राइट। अब ये एक और चीज़ करेंगे, यहाँ पर सी आउट को बढ़ाएंगे, काउंट को बढ़ाएंगे, सी आउट लिखा है बट वो सी प्लस प्लस मत समझिएगा, काउंट का मतलब शॉर्ट फॉर्म सी आउट लिखा हुआ है। ठीक है, COUNT आप लिख सकते हैं, सी आउट इक्वल्स टू सी आउट प्लस 1। ठीक है, ये काउंट को मैंने छोटा बना के लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी रेक्टेंगल में आएगा। अब हमारा काम हो गया यहाँ से, तो यहाँ से ये वापस कंट्रोल क्या करेंगे हम लोग, यहाँ डाल देंगे। ठीक है, ये कंट्रोल हम लोग क्या किया, वहाँ डाल दिया। अरे ठीक है, कंट्रोल हम लोग वापस वहाँ पर डाल दिए, राइट। तो पहली बार जब आया इसमें कंट्रोल घुसना शुरू किया, यहाँ से कंट्रोल घुसना शुरू किया, तो पहले सी आउट चेक किया, सी आउट तो जीरो था, तो ये यहाँ गया, इनपुट यूजर से यहाँ से इनपुट लिया होगा। ठीक है, सम इक्वल ये जीरो था, जीरो प्लस जो इनपुट लिया होगा दोनों को जोड़ करके सम में स्टोर कर लिया और सी आउट का वैल्यू बढ़ा दिया। ठीक है, तो मतलब एक नंबर हम लोग यूजर से ले चुके हैं। वापस ये कंट्रोल यहाँ पे पहुँचेगा, ये नीचे से कंट्रोल होकर के यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, यहाँ पे भी वो चेक करेगा कि सी आउट, अभी सी आउट क्या था, 1 था, तो मतलब फिर से वो अंदर जाएगा, फिर से वो लेगा। जब 5 बार ये चल चुका होगा तो वो क्या किया होगा, 5 बार यूजर्स इनपुट ले चुका होगा, सम में जोड़ चुका होगा और उसको स्टोर कर चुका होगा सम में। जैसे ही आपको सी आउट की वैल्यू 5 मिल गया, मतलब कंडीशन ब्रेक हो गया, मतलब यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो चुका है। अब ये कंडीशन आगे आपको अंदर घुसने की अनुमति नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें यहाँ पर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अभी हमारा काम हो चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज कैलकुलेट करने का क्या फंडा है, ठीक है, एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सम डिवाइडेड बाय 5 हमने कर दिया, एवरेज हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आउटपुट ले लेंगे। आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, आउटपुट इधर ले लेते हैं, थोड़ा मेरा स्पेस क्लियर रहेगा इधर, क्योंकि अब इसके बाद वो भी तो लिखने हैं ना। ठीक है, अब किधर भी ले सकते हैं, उस साइड भी ले सकते थे, मैंने नीचे लिया क्योंकि मेरे को इस साइड का स्पेस खाली चाहिए था, इसलिए मैंने नीचे लिया है। ठीक है, ये हो गया, मेरा काम हो चुका है। अभी मैं प्रिंट कर लेता हूँ इसको, है ना, प्रिंट PRINT, प्रिंट एवरेज। ठीक है, और उसके बाद स्टॉप, खत्म हो गया कहानी। तो अब यहाँ पर आपको एक दो चीज़ ध्यान रखना है। पहला तो चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये जो सम का आपने ये वेरिएबल यहाँ यूज़ किया SUM, वही आपको हर जगह यूज़ करना है। ठीक, कहीं आपने ऊपर सम यूज़ कर लिया और नीचे S इक्वल्स टू S प्लस सी आउट कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपने सम लिया है और यहाँ पर आपने कुछ और लिख दिया, कैपिटल स्मॉल का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप जो यहाँ पर ले रहे हैं एल्गोरिदम में वही आप हर जगह कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये बेसिक ये होता है, तहजीब होता है। ठीक है ना, चलिए आ जाइए। तो ये हमारा ये हो गया। अब सूडो कोड पर आते हैं। तो सूडो कोड पर हम आते हैं, तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, फ्लो चार्ट वाला पार्ट। सूडो कोड में हम लोग कैसे करेंगे इसको, तो सूडो कोड जो आएगा उसमें अपने को ना कुछ नंबरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिपीटेशन होगा वो हम स्टेप में मेंशन करेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आप। ठीक है, स्टेप 1 क्या लिखेंगे, ये सूडो कोड है ST। ठीक है, S1 लिख देते हैं। S1 में क्या करेंगे हम लोग, सेट सी आउट, छोटा ही लिखते हैं ना, सी आउट इक्वल्स टू 0, सम इक्वल्स टू 0। ठीक है, S2 में क्या करेंगे, ठीक है, S2 में करेंगे, यहाँ से वाइल लूप हम लोग चलाएंगे, वाइल वाइल सी आउट लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, रिपीट, ये रिपीट भी कीवर्ड है, रिपीट
S3 to S5, ठीक है। S3 से S5 आपको रिपीट करना है। S3 में क्या आ जाएगा, S3 में हम क्या करेंगे, इनपुट नंबर लेंगे यूज़र से, इनपुट नम, ठीक है। S4 में क्या करेंगे, कंप्यूट, आपके किताब में कंप्यूट नहीं लिखा है लेकिन यहाँ कंप्यूट होना चाहिए, कंप्यूट सम इक्वल्स टू सम प्लस नम, ठीक है। उसके बाद S5 इक्वल्स टू कंप्यूट सी आउट इक्वल्स टू सी आउट प्लस 1, ठीक। ये हमारा रिपीटेशन आ गया, ठीक है। अब ये रिपीटेशन आ गया, हमारा काम इसमें हो चुका है। जब ये रिपीटेशन खत्म हो जाएगा तब ये S6 पे मूव करेगा, S6 पे मूव करेगा। S6 में क्या करेंगे हम लोग, एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। कंप्यूट एवरेज इक्वल्स टू, ये छोटा ही रहना बेहतर होगा, एवरेज इक्वल्स टू सम बाई 5, ठीक है। एवरेज इक्वल सम बाई 5, और लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, S7 हो जाएगा प्रिंट एवरेज, फिर से एवरेज, ठीक है। हमारा काम हो गया ये। तो यहाँ पर अब क्या चीज़ ध्यान रखना था, पहले हम लोग सेट कर रहे हैं इसको, दो काउंटर्स हैं उनको, मतलब दो अपने ये हैं उनको सेट कर रहे हैं। पहली बार में वो आया, चेक किया, जीरो था और ये इसमें करता चला गया, मतलब जब 5 हुआ होगा, 0 पे 1 ऐड हो गया, हाँ ठीक है। ये चेक कर लीजिएगा कि मतलब लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर एक और कंडीशन हो सकता था, जैसे जो किताब में दिया हुआ, ये तो मैंने इस सी आउट इक्वल टू 5 लिख दिया है। अगर इसकी जगह ये लिखा होता कि इज सी आउट लेस देन 5, तब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, तब इधर नो वाला जाएगा इधर, तब यहाँ पर नो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक है। सी आउट लेस देन 5 है, मतलब काउंटर अभी नीचे है, हम लोग इधर कंट्रोल फ्लो करना चाहिए। तो उस हिसाब से आप कंडीशन जो लिखेंगे उसके हिसाब से यस और नो जो है वो बदल सकते हैं, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पे मेरे ख्याल से इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेस देन 5 से ही काम हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको 5 आइट्रेशन चाहिए और 0 पर 1 आइट्रेशन हो रहा है, 1 पर 1, ऐसे 4 पर 5वां आइट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, ये क्या है, अननोन वाले हैं। वो इसमें क्या था, नोन आइट्रेशन था, इसमें अननोन आइट्रेशन होगा, ठीक है। एक्सेप्ट नंबर टिल यूज़र एंटर्स 0, जब तक यूज़र एंटर नहीं करता तब तक आप नंबर 0 लेते, मतलब नंबर्स लेते जाइए एंड फाइंड एवरेज। ये वही वाला बात होगी, जब तक थकता नहीं है तब तक वो 0 एंटर नहीं करेगा, है ना। तो ये चलता चलेगा। तो इसको हम जल्दी से देख लेते हैं और मूव ऑन करते हैं। चलिए, इसका फ्लो चार्ट, पहले तो अपना वही स्टेप होगा, स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ ना, इससे आपको दिखाई पड़े। ठीक है, यहाँ आ जाएगा सम इक्वल्स टू 0 एंड सी आउट इक्वल्स टू 0, दोनों को हमने 0 ले लिया, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट लेंगे। क्यों इनपुट लेंगे वो मैं अभी बताऊंगा आपको, मैं, है ना। इनपुट क्यों लेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। इनपुट नम, ठीक है, इनपुट नम ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये सवाल पूछेंगे, सेम सवाल पूछेंगे,
ठीक है, इज़ सी आउट नहीं, नम चेक करना है ना, इज़ नम इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये 0 मिल गया है तो इधर जाइए, यस में जाइए, और नहीं मिला है तो ये आप क्या जाइए, नो में जाइए। ठीक, अब आपको ये समझ आएगा, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है, कंडीशन तो हमारा यही है ना कि नम 0 है या नहीं है। तो हम जब पहली बार आ रहे होंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास नम का कुछ तो इनपुट होना चाहिए, तभी तो हम ये कंडीशन यहाँ पे चेक कर पाएंगे। इस ठिगड़ी में जो ये कंडीशन है कब चेक कर पाएंगे, जब हमारे पास नम का एटलीस्ट एक वैल्यू होगा। अगली बार से दिक्कत नहीं है, लूप में घुस गया उसके बाद से तो नम आता जाएगा, लेकिन पहली बार नम हम लोग इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर कंडीशन चेक करना है, नम इक्वल टू 0, और हमारे पास नम का वैल्यू नहीं होगा तो हम लोग ये कंडीशन यहाँ चेक नहीं कर पाएंगे। तो नम इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, नम इज़ इक्वल टू 0, ये फॉल्स है, मतलब यहाँ नो है, तो नीचे आएंगे। तो नीचे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, नम तो हमारे पास हो ही चुका है, तो हम लोग ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे सीधा से। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि आप दोनों ही सेम स्टेप में दिखा सकते हैं, सम इक्वल्स टू सम प्लस नम। ठीक, क्योंकि ये प्रोसेस वाला ही स्टेप है ना। और दूसरा क्या है, सी आउट इक्वल्स टू सी आउट प्लस 1, क्योंकि प्रोसेस वाला स्टेप है। आप चाहे तो इसको 2 रेक्टेंगल्स बना के दिखा सकते हैं या एक में ही दिखा सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा क्लास में बताया जाए उस हिसाब से आप चल सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली उनको ही मार्क्स देना है। अब ये हमारा काम हो गया, सम काउंट को हमने बढ़ा लिया, सम भी हमने ऐड कर लिया है। ठीक है, फिर से अब नंबर तो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमको आगे नंबर का ये चेक होगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इनपुट लेंगे, यहाँ पर नंबर का इनपुट ले लेंगे, जो हमने शुरू में लिया था वैसे इनपुट हम लोग यहाँ ले लेंगे। ठीक है, इनपुट नम ले लिया, और इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपना कंट्रोल को ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल को यहाँ से निकालेंगे और ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक, तो ये अपना ये हो गया, मतलब नम जब तक 0 नहीं है तब तक आपको ये काम करते रहना है कि सम में ऐड कीजिए, काउंट को बढ़ाइए, और फिर एक नया नंबर लीजिए, सम में ऐड कीजिए, काउंट को बढ़ाइए, एक ऐड करिए। जैसे ही नम इक्वल टू 0, अब थक गया यूजर जो है, वो थक गया, उसने क्या बोल दिया, भाई 0 ले ले तू। जैसे 0 ले लिया कि ये लूप से बाहर आ जाएगा, यस यस यस। ठीक है, अगला स्टेप में क्या करेगा, ये कुछ ज़्यादा नहीं करना है इसको, अब सम मिल चुका है, एवरेज निकालना है। एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय सी आउट। ठीक है, सम को सी आउट से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में प्रिंट कर लेगा इसको। ठीक है, प्रिंट एवरेज। और अगले स्टेप में क्या करेगा, इसको एंड कर देते हैं। ठीक है, इसको एंड कर लिया या स्टॉप कर लीजिए, जो भी आपको दिखता हो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट और एंड तो नहीं होगा। तो ये इसका क्या हो गया, फ्लो चार्ट हो गया। अब आ जाते हैं सूडो कोड पे। सूडो कोड में सिंपल स्टेप्स हैं, वही हैं। S1 स्टेप में क्या है, ये हमको सेट करना है। सेट किसको करना है, सेट सम इक्वल्स टू 0, सी आउट इक्वल्स टू 0। ठीक है, सम इक्वल्स टू 0, सी आउट इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, S2 में क्या करेंगे, हम लोग इनपुट ले लेंगे। क्यों इनपुट ले लेंगे, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, क्योंकि हमको आगे कंडीशन चेक करना है, इनपुट नम। ठीक है, S3 में क्या करेंगे, हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, वाइल नम इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, तब तक आप क्या कीजिए, रिपीट S4 टू S6। ठीक है, S4 टू S6। अब S4 में क्या करेंगे, S4 में हम लोग क्या करेंगे, सम ले लेंगे। कंप्यूट सम इक्वल्स टू सम प्लस नम। ठीक है, S5 में सेम कंप्यूट सी आउट इक्वल्स टू सी आउट प्लस 1। ठीक है, और S6 में फिर से एक नंबर ले लेंगे हम लोग, इनपुट। जैसे फ्लो चार्ट चल रहा था वैसे ही कुछ यहाँ चल रहा है। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा अलग है।
आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा होगा इसको समझने में। एक बार ये हो गया तो उसके बाद ये जैसे ही लूप खत्म होगा S7 में पहुंचेगा, लूप खत्म होने के बाद तो कंप्यूट क्या करना है हमको, एवरेज, यहाँ कैपिटल लिख लेते हैं, आप अपने हिसाब से मतलब ये लिख लीजिएगा, सम डिवाइडेड बाय सी आउट। ठीक है, छुप तो नहीं गया, थोड़ा सा छुप गया ना, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, अभी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और S8 में क्या कर लेंगे, S8 में हम इसको बस प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट एवरेज। ठीक है, तो वेरिएबल्स का नाम अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, बाकी आपको मैं स्टेप्स बता रहा था कि क्या कैसे करना है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि कंट्रोल जो है S1 S2 से आराम से मूव कर जाएगा। ठीक है, S3 में आएगा। ठीक है, यहाँ से ये उसको पता चलेगा कि हमको लूप फॉलो करना है, तो ये क्या करेगा, कंट्रोल पहली बार आया, अभी 0 नहीं मिला है उसको, तो ऐड किया, फिर ये ऐसे घूमता हुआ चलता चला जाएगा, है ना, ये घूमता चला, जब तक उसको 0 नहीं मिलेगा तब तक वो इनपुट नाम लेता जाएगा इस S6 में। ठीक है, और जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये अपना आइटरेशन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, दैट इज वेरीफाइंग एल्गोरिदम। तो वेरीफाइंग एल्गोरिदम जो है अपना छठा सा पार्ट है इस चैप्टर का। तो इसमें हम लोग करते क्या है, बेसिकली एल्गोरिदम वेरीफाई करने के लिए हम लोग जो काम करते हैं दैट इज, पहले ये करते हैं कि हम लोग इनपुट लेते हैं, टेकिंग एंड इनपुट लेते हैं। ठीक है, एंड रनिंग थ्रू द स्टेप्स ऑफ एल्गो, थ्रू द स्टेप्स ऑफ एल्गो। ठीक है, एल्गो में जो स्टेप्स हैं उनके थ्रू आपको इनपुट को रन करना है, और रन करते करते आपको क्या मिलेगा कि ये एल्गोरिदम सही है या नहीं है, उससे हमको वेरीफाई बेसिकली हो जाएगा हमारा। इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, इस जो प्रोसेस है इसको हम लोग ड्राई रन बोल लेते हैं। ठीक है, ड्राई डे होता है ना, सूखा सूखा पानी को ही अमृत समझ के पीना पड़ता है। ठीक है, खैर बिहार तो हमेशा ही ड्राई डे है ओह सॉरी, ड्राई डे नहीं दोस्त, इसको ड्राई रन बोलते हैं। ठीक है, इसको ड्राई रन हम लोग बोल लेते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, वाई डू वी डू दिस। ठीक है, वाई क्यों करते हैं, दो काम होता है, दो इसका कारण होता है। पहला क्या होता है, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेप। एक एल्गोरिदम क्या गलत हो सकता है, कोई आपने गलती कर दी हो, इनकरेक्ट स्टेप हो। ठीक है, तो उसको सही करेंगे, इनकरेक्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, पहला तो ये हो सकता है कि आपने कोई स्टेप में गलती कर दी हो, दूसरा क्या हो सकता है कि कोई स्टेप मिस हो गया हो। ठीक है, फिगर आउट मिसिंग स्टेप, कोई चीज़ आप मिस कर गए, कोई चीज़ आप भूल गए हो, तो उस चीज़ को आप इससे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो काम के लिए हम लोग इसको एल्गोरिदम को वेरीफाई करते हैं। इसमें आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ, मज़ेदार एग्जांपल दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं किताब में, और ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए एग्जांपल में क्या है हमारा। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टाइम टेकन। एक सेकेंड, इसको मैं पॉज करके ही लिख ले। चलिए, तो ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट टाइम टेकन फ्रॉम A टू C जाने के लिए क्या टाइम लगता है, वाया B जाना है। यानी क्या करना है, आपको A से उठना है और यहाँ से आप कहाँ जाएंगे, C जाएंगे। क्या करना है, A टू C जाना है, और बीच में एक स्टेशन पड़ता है दैट इज B। ठीक है, तो मान लीजिए आपको पटना से दरभंगा जाना है और बीच में आपको मुजफ्फरपुर पड़ जाता है, वैसा कुछ। ठीक है, हमको ये दिया हुआ है कि A टू B जो है वो T1 टाइम लेता है और B टू C जो है वो T2 टाइम लेता है, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमको कोई दिमाग नहीं लगाना है, A टू C निकालना है यानी कि T निकालना है, तो T इक्वल्स टू क्या होगा, T1 प्लस T2 होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि A से B जाने के लिए T1 लगा है, A से B से C जाने के लिए T2 लगा है। ठीक है, तो T क्या होगा, T1 प्लस T2 होगा, वही आपको सम करके बताना है। ठीक है, तो इसमें आप ले लीजिए, इसका एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे। पहले तो हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट किसको कर लेते हैं, ठीक है, मैं अभी हो सकता है कीवर्ड्स छोटे लिखा जाए स्पीड में, तो आप मान के चलिएगा जो भी कीवर्ड्स हैं वो कैपिटल्स में ही आपको लिखने हैं। ठीक है, तो प्रिंट T1 प्रिंट कीजिए। अब T1 में क्या होगा कि आवर और मिनट होगा जो आपको इनपुट में लेना है। ठीक है, इनपुट H1
इनपुट m1, आवर भी लिया मैंने और मिनट भी लिया, किसका लिया, t1 का लिया। t1 हमको पता था, वहां से मैंने इनपुट में क्या ले लिया, h1 और m1, राइट। उसके बाद प्रिंट t2, ठीक है। इनपुट में क्या लेंगे, t2 का h2 ले लेंगे और इनपुट m2, ठीक है। बेसिकली है क्या कि जो t1 है ना, t1 में क्या होगा, आवर होगा, ठीक है, जिसको हमने h1 माना है, और मिनट होगा उसको m1 माना है, राइट। t2 में क्या होगा, ये h2 होगा और m2 होगा। अब ये चीज़ क्या है, गिवन है हमको, ठीक है ना, तो बस इसको हमने इनपुट में ले लिया है, राइट। उसके बाद क्या करना है, कंप्यूट करेंगे हम। कंप्यूट क्या करेंगे, कंप्यूट h इक्वल्स टू h1 प्लस h2, ठीक है, और कंप्यूट अगेन m इक्वल्स टू m1 प्लस m2। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ। प्रिंट t एज h, m, ठीक है। तो मैंने जो ये वेरिएबल माना था ना t, तो t में क्या होगा, ये जो जोड़ के टाइम आएगा उसमें क्या होगा, एक h आएगा, एक m आएगा, ठीक है। उसी को मैंने क्या किया है, जोड़ करके उसमें वैल्यू को फीड किया, ठीक है। ये हमने एल्गोरिदम लिख लिया। अब ये क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट केसेस बनाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा ये काम होता है कि नहीं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि दिखाई पड़ता रहे, उम्मीद आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो पहला टेस्ट केस बनाते हैं t1 टेस्ट केस बनाते हैं। इसमें क्या बोलते हैं हम कि आपको टेस्ट केस है ना, इसको थोड़ा कंफ्यूज ना हो तो थोड़ा अलग रख लेते हैं नाम, टेस्ट1, ठीक है। पहला टेस्ट केस है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि t1 की वैल्यू हमने क्या ली, t1 इक्वल्स टू 5 आवर 20 मिनट्स, ठीक है। t2 क्या लिया, t2 ले लिया हमने 7 आवर एंड 30 मिनट्स। तो ऑब्वियसली आपको t1 आपको दिया हुआ, t2 ये दिया हुआ और ये दिया हुआ, तो ये दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, ये h1 हो जाएगा, ठीक है, ये m1 हो जाएगा, ठीक है, ये h2 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, करेक्ट। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, t निकालेंगे, t इक्वल्स टू, दोनों को जोड़ देंगे, h1 प्लस h2, इसको और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो h1 प्लस 2 कितना दे रहा है, 12 दे रहा है, 7 प्लस 5 इज 12 आवर, और ये दोनों क्या दे रहा है, 30 प्लस 20 इज 50 मिनट्स दे रहा है, ठीक है। अब ये है आंसर जो है ये सही हो गया, यानी कि ये पास हो गया, टेस्ट1 जो है ये पास हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला टेस्ट केस जो मैंने बनाया इसमें कोई दिक्कत नहीं था। दूसरा टेस्ट केस बनाते हैं, ठीक है, टेस्ट केस 2, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, t1 की वैल्यू लीजिए आप, t1 इक्वल्स टू, ठीक है, t1 क्या लिया हुआ है, 4 आवर 50 मिनट, 4 आवर 50 मिनट्स, ठीक है। और t2 क्या लिया है आपको, 2 आवर्स 20 मिनट्स, ठीक है। यहाँ से आपको निकालना है t, तो t क्या हो जाएगा, इसका इन दोनों का समेशन यानी कि 6 आवर हो जाएगा, ठीक है। और मिनट्स कितना हो जाएगा, 50 प्लस 20 इज 70 मिनट्स। अब यहाँ देखिए कि 70 मिनट्स नामक कोई चीज़ नहीं होता है ना, 60 तक होता है, 60 के बाद वो 1 घंटे में तब्दील हो जाता है और वो घंटे में ऐड हो जाता है। उस चीज़ को हमने इसमें हमने डील नहीं किया है। इसी को मैंने आपको बोला था कि फिगर आउट मिसिंग स्टेप्स, कोई अगर स्टेप मिस कर गया हो तो आप टेस्ट केस बना के पकड़ सकते हैं, ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर वेरीफाई होगा। यहाँ पर ये टेस्ट केस क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है, ये फेल हो गया, टेस्ट केस फेल हो गया। मतलब कि हमने इस चीज़ को चेक ही नहीं किया कि जो हम जोड़ के मिनट ला रहे हैं वो आपका इससे ज़्यादा है या नहीं है, मतलब 70 से 60 से ज़्यादा है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक मिसिंग स्टेप था उसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या चेक करेंगे, जब हमने जोड़ लिया, कंप्यूट किया और दोनों को आवर को जोड़ लिया और मिनट को जोड़ लिया, तब हम लोग चेक करेंगे इफ़ मिनट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 भी है तो भी 1 घंटा हो गया, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देन, ठीक है। इस इफ़ को भी आपका एल्गोरिदम है ना, इसको भी कैपिटल में ही लिखिए, जो भी कीवर्ड है वो कैपिटल में आएगा, ठीक है। मैंने पहले शायद बोला था इफ़ छोटा लिखते हैं, लेकिन नहीं, बड़ा ही लिखेंगे, जो भी कीवर्ड है कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। इफ़ m ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यानी कि ये 60 से बड़ा हो गया, देन क्या करेंगे हम लोग, m इक्वल्स टू m माइनस 60, ठीक है, एंड h इक्वल्स टू h प्लस 1।
तो हमने क्या किया, जो मिनट का समेसन था जोड़ के जो मिनट का वैल्यू आया था उसमें से हमने 60 को घटा दिया और बाकी जो मिनट बचा वो एम में हमने रहने दिया, ठीक है। और आवर में क्या किया, एक आवर हमने जोड़ दिया क्योंकि 60 मिनट वहाँ से हमने घटाया हुआ है। तो उस केस में आप देखिए दूसरा टेस्ट केस पास होता है कि नहीं। तो ये दोनों जोड़ा, उसके बाद यहाँ पर चेक हुआ होगा, क्या चेक हुआ होगा, तो 6 और ये चेक आया, 70 आ गया, 70 आ गया तो क्या किया होगा, 70 में से 60 घटा दिया होगा, ठीक है। तो फेल को हम लोग अभी देखते हैं पास होता है कि नहीं। तो 70 को क्या किया होगा इसने, 70 माइनस 60 क्या होगा, m इक्वल्स टू और h इक्वल्स टू 6 + 1 क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू 7 आवर्स, 7 आ गया ना, 7 आवर्स एंड 10 मिनट्स, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि अपना जो आंसर है ये सही आ चुका है, यानी कि यहाँ भी ये क्या हो गया, अब पास हो गया, ठीक है, यहाँ भी ये पास हो गया। तो इसके साथ ये अपना वेरीफाइंग एल्गोरिदम वाला पार्ट खत्म होता है। अब छोटे छोटे 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स को जल्दी देख जाते हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिदम जो है वो ना 7th सब टॉपिक है। तो इसमें अपने को क्या समझना है कि किस बेसिस पर करते हैं, बेसिस क्या है कंपैरिजन का, व्हाट इज द बेसिस। तो बेसिस 2 है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और दूसरा क्या हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है या स्पेस इंपॉर्टेंट है, आप उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम लिया जाए, क्योंकि एक सवाल के लिए, एक टास्क के लिए, एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम हो सकते हैं, राइट। तो एक एल्गोरिदम, एक जो आपको अपनी किताब में दिया हुआ है उसको हम लोग ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि प्राइम, कोई भी नंबर जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं, प्राइम नंबर चेक, ठीक है, प्राइम नंबर चेक, ठीक है। तो इसका पहला सोल्यूशन क्या हो सकता है कि आप क्या कीजिए कि 2 से डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, अप टू जो मान लीजिए n कोई एक नंबर है, n एक नंबर है, क्या है, n एक गिवन नंबर है, n क्या है, गिवन नंबर है, गिवन नंबर है। अब ये चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि n 2 से डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, अप टू n से डिवाइड कीजिए। तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि 2 से डिवाइड कीजिए, 3, सेम चीज़ लेकिन अप टू n/2 नंबर जो होगा दिया हुआ है, मान लीजिए नंबर यहाँ पर दिया हुआ था 151, ठीक है, 151 दिया हुआ था। तो पहले केस में आपने क्या किया, अप टू n से डिवाइड किया, ठीक है, राइट। तो बीच में आपको कोई फैक्टर मिला तो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर फैक्टर नहीं मिलता है तो प्राइम नंबर है वो, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या कर रहे हैं कि हम लोग n/2 कर रहे हैं, 151 का आधा कितना होता है, 70.5 होता है। तो आप क्या करेंगे, 70 तक जाएंगे, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर के आधा तक अगर आप उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं, मतलब हर नंबर को उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो उसके बाद उसके कोई फैक्टर्स नहीं होते। मतलब कहने का ये है कि अगर 16 नंबर है तो इस 16 नंबर जो है ये कब तक मल्टीपल होगा, अप टू 8, ठीक है। 2 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 6 का नहीं है, 8 का है, ठीक है। अब 8 के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसके मल्टीप्लिकेशन में 16 आता होगा, ठीक है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि n/2 तक कहने का मतलब है कि जो भी, अगर जो गिवन नंबर है वो किसी नंबर का अगर मल्टीपल है तो उस नंबर के हाफ का जो वैल्यू है उसके नीचे ही होगा वो नंबर, उससे ऊपर नहीं हो सकता। मान लीजिए यहाँ पर 32 होता, ठीक है, तो इसका जो 32 जो है मल्टीपल किसी का अगर बन रहा है तो ये अप टू 16 का ही, 2 से लेकर के 16 तक का ही कोई नंबर होगा जिसमें ये मल्टीपल में आता होगा। 16 के बाद कोई 17 से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 17 × 2 क्या होता है, 34 हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो दूसरा तरीका ये है कि आप नंबर के आधा तक करिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप पहला और दूसरा देखेंगे, पहला दूसरा देखेंगे तो आपको एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा दिखेगी। इसका मान लेते हैं E1 एफिशिएंसी है, इसका E2 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी E2 का जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। ये जो मैंने ऐसे बनाया है ना, ग्रेटर देन का साइन बनाया है थोड़ा घुमा करके, राइट। तीसरा केस क्या आ जाता है, ठीक है, तीसरा केस क्या आ जाता है कि उसका जो स्क्वायर रूट बनेगा ना, ठीक है, वहाँ तक उसको डिवाइड कर लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पर 2, 3 अप टू स्क्वायर रूट ऑफ n, यहाँ तक जो जितने भी नंबर आएंगे उनसे आप डिवाइड कर लीजिए। वहाँ तक अगर कोई नंबर आपको नहीं मिला ऐसा जो उसको डिवाइड कर रहा हो उस n को, तो मान समझ लीजिए कि वो प्राइम नंबर है। और चौथा क्या है, चौथा है कि आपको 100 प्राइम नंबर, पहले 100 प्राइम नंबर्स के लिस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें से हर नंबर को आप उठाइए और उस नंबर को डिवाइड कीजिए जो आपको दिया हुआ है। मतलब 100 के अंदर कौन कौन से प्राइम नंबर है, ठीक है, 2, 3, 5, 7,
11 ऐसे करके सारा 100 के अंदर नंबर दिया हुआ है। सारे नंबर से आप डिवाइड कर देखिए, अगर कोई सा भी नंबर नहीं मिलता है, मतलब ऐसा जो उसको डिवाइड कर पा रहा है, मतलब कि वो एक प्राइम नंबर है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि इसमें क्या है कि एक लिस्ट स्टोर करना, यानी कि स्पेस जो है इसका ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन एफिशिएंसी वाइज देखा जाए तो अगर बहुत बड़ा नंबर है कोई, तो उसके लिए हमारे पास सबसे एफिशिएंट जो है ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। सबसे एफिशिएंट ये है। छोटे नंबर के लिए तो आपको कोई ये ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है, मान लीजिए 5 4 4 4 4 1 ऐसा कुछ करके नंबर है, तो अब इसके लिए क्या है कि 100 नंबर में कितना है, पहले 100 नंबर में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, हार्डली 20-25 से ज़्यादा प्राइम नंबर नहीं होंगे। चेक कर लीजिए कितने नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो वो उनको डिवाइड करेगा, तो 20-25 नंबर का डिवाइड करना और इसका स्क्वायर रूट को ही डिवाइड करना है। स्क्वायर रूट भी इसका करने जाएंगे तो समवेयर आपका कितने डिजिट का आएगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 डिजिट का आ जाएगा। तो यानी 3 डिजिट तक आपको डिवाइड करते जाना पड़ेगा फिर भी, ठीक है। तो उससे बेहतर है ना कि 20-25 नंबर से डिवाइड कीजिए, काम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसमें स्पेस ज़्यादा लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो है ये नीचे वाला है। तो हम लोग ऐसे एल्गोरिदम को कंपेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है अपना, कोडिंग है, ठीक है। कोडिंग, अब यहाँ मैं कोडिंग नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि कोडिंग कैसा मतलब बस एक टॉपिक दिया हुआ था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा वो मैंने सोचा बता दूँ। इसमें कुछ डेफिनेशन है, एक सिंटैक्स का डेफिनेशन है, सिंटैक्स का डेफिनेशन दिया हुआ है। सिंटैक्स का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स दैट governs the formulation, ठीक है, formulation of the statements, ठीक है, in the language मैंने HLL में जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है ना, उसमें सिंटैक्स काम आता है, ठीक है। तो जो भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो उनको कैसे उनको लिखना है उसको गवर्न करता है, दैट इज कॉल्ड दिस सिंटैक्स, ठीक है। लाइक क्या क्या हो सकते हैं इसके अंतर्गत, आपके पास ये हो सकते हैं, स्पेलिंग हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। और एक और क्या हो सकता है, पंक्चुएशन हो सकता है, ठीक है। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको समझ में आ जाएगा एक्सेट्रा, ठीक है। मान लीजिए हम सही में क्या लिखते हैं, इंट a = 5, ठीक है। अब मान लीजिए आपने ये पंक्चुएशन नहीं दिया, ये वाला पंक्चुएशन नहीं दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इंट को उठा के आपने ऐसे यहाँ पर डाल दिया, कुछ ऐसा लिख दिया a = 5 इंट, ठीक है, और ये पंक्चुएशन यहाँ लगा दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यही ये कहना चाह रहा है कि सिंटैक्स में क्या होता है कि प्रॉपर आपको तरीका पता हुआ मैंने बताता है कि आपको किस लहजे में इसको लिखना है, ठीक है। HLL की एक खास बात होती है, HLL हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो पोर्टेबल होता है, ये हम लोग बात कर चुके हैं, चूँकि ये पॉइंट था तो मैंने सोचा यहाँ भी मेंशन कर दूँ, ठीक है। सोर्स कोड जो होता है, सोर्स कोड जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या होता है, प्रोग्राम होता है, एक्चुअली प्रोग्राम होता है इन हाई लेवल लैंग्वेज HLL, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हम लोग ये देख चुके हैं, इसलिए मैं HLL लेके काम चला रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक आज का और इस वीडियो का और इस टॉपिक का मतलब इस चैप्टर का, दैट इज डिकम्पोजिशन। क्या है, डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि क्या करते हैं, बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिकम्पोज करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग इनटू सिंपलर पार्ट्स, ठीक है, ब्रेकिंग इनटू सिंपलर पार्ट्स, ठीक है। और लास्ट में क्या करते हैं, जब डिकम्पोजिशन आप किसी प्रॉब्लम को कर रहे हैं तो टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन, ये बात हम लोग ऑलरेडी सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में कर चुके हैं। इंटीग्रेशन, टेस्ट कीजिए, उसको इंटीग्रेट कीजिए, सिस्टम इंटीग्रेशन, ये सब देखा था ना हमने, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये सब जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड देखा था, बस उसी चीज़ का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, काफ़ी मतलब अजीब सा टॉपिक था, नहीं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम इस चैप्टर ख़त्म करते हैं। टाटा, ऑल द बेस्ट, और आप लोग लगे रहिए, अंधेरा हो गया यहाँ पर, चलिए बाय।